करंट के सिलेबस की जो हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ा सिलेबस है। दुनिया भर की घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे देशों में बहुत उठापटक होती है, फिर बदल हो जाते हैं बड़े बड़े। सिलेबस इतना ज़्यादा होता है और समय इतना कम है, क्लासेस बहुत कम होती है। तो एक अपनी एक वो दिक्कत है कि कम क्लासेस में कैसे पूरा किया जाए। फिर यहाँ संख्या भी बदलती रहती है, कुछ नए लोग आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं। तो ये कक्षा जो हमने शुरुआत की थी उसका कुछ उद्देश्य कुछ दूसरा था। इसको हम आंदोलन का स्वरूप देना चाहते थे कि कक्षा के माध्यम से एक आंदोलन उभरे, क्योंकि नौकरी लगाना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और नौकरी तो लगी जाएगी। सरकार को 600 लोगों की ज़रूरत है, 900 लोगों की ज़रूरत है, तो उनको मिल ही जाएंगे। आप सब न भी दें एग्ज़ाम तो भी मिल जाएंगे, बहुत कंपटीशन है। तो क्या हम क्लास चलाएंगे तभी सरकार को 900 लोग मिल पाएंगे? तो कई बार जब मैं आता हूँ सोचता हूँ, काफ़ी कुछ आपने देखा होगा जब मैं लेक्चर देता हूँ, इसका मतलब मैं सोचता बहुत हूँ, तभी ऐसे लेक्चर दे पाते हैं। और जब सोचते हैं तो हम रोज़ गुरुवार शुक्रवार को घर से चलते होंगे, कार लेके चलते होंगे, ट्रैफिक में से गुजरते हुए यहाँ तक आते होंगे। तो आखिर दिमाग में तो आता होगा ना कि क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, और उनके लिए जाने का मतलब क्या है, और हम ही क्यों जा रहे हैं, दूसरे तो कोई जाते नहीं। तो बड़ा विचार आता है उसमें। आप कहेंगे नहीं इसमें विचार करने की क्या ज़रूरत है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो सोचते तो हैं, सोचने में तो आता है, सोचने में आता है, इसीलिए आते भी हैं। तो चूंकि मन है और मानवीय मन है, मनुष्य होने के नाते कई बार कष्ट भी होने लगता है। निराशा नहीं आती, थोड़ा सा दुख होने लगता है। दुख इस बात का होने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो जो लोग हैं वो जिंदा हैं कि नहीं, कौन लोग हैं। अब हम लोगों के तो बचपन से एक संस्कार है, गायत्री परिवार के कारण, गायत्री परिवार में जन्म लिया है। हमारे पिता जो हैं वो गायत्री परिवार में पहले से जुड़े हैं। हमारे जन्म से 7-8 साल पहले से वो गायत्री परिवार में दीक्षित थे। तो उन्होंने गायत्री परिवार को अपनाया, उससे जुड़े, गायत्री परिवार ने उनको अपनाया और हमेशा उनको आगे भी रखा। और एक शिक्षक होने के बाद भी उनको बहुत मौके मिले भाषण देने के, प्रवचन देने के, यज्ञ कराने के, और बहुत जगह पर उनको लीडरशिप भी मिली। तो हम लोगों के घरों में जो एक संस्कार था वो ये था कि दूसरे की मदद करना है। और गीत भी जो हमने सुने हैं वो सारे ऐसे ही गीत सुने हैं, दूसरे की मदद करने वाले गीत सुने। बचपन से मम्मी भी गाती थी, हमारी माँ गाती थी, तो वो ऐसे ही गीत गाती थी जो शांति कुंज के होते थे। नीचे किताबों में मिल जाएंगे, इंटरनेट से कुछ गीत डाउनलोड कीजिए, सुनिए, आपके अंदर भी वो भावना। नहीं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का, और हमारे आने का भी कोई मतलब नहीं है, और आप बन भी नहीं सकते। और बन भी जाओगे तो वो तो बहुत सारे लोग बन रहे हैं, कचरा है, बहुत सारे ऐसे ही बोझ हैं, वो घूम रहे हैं ऐसे ही, मुझे दिख जाते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, उसको कहा था कि तमीज़ से रहना, बन तो गए हो लेकिन तमीज़ से रहना, क्योंकि वो तमीज़ नहीं थी, लेकिन बन गया। अब बहुत मोटा हो गया, बहुत बड़ा सा पेट निकल आया, शक्ल पहचान में नहीं आती। आया था तब फॉर्म भरा था उसने क्लास का, तब बहुत मासूम सा फोटो लगाया था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन अभी विशालकाय है बिल्कुल एकदम, और घूमता रहता है। जब उसको रोड पे, अभी एक सीनियर IAS थे तो उनसे पूछा, मैंने कहा वो कहाँ है आजकल? वो तो वहाँ कलेक्टर था ना 2 साल। बोले हाँ 2 साल वहाँ कलेक्टर रहा, लेकिन उसने बहुत कचरे किए। तो मैंने कहा क्या? बोले यहीं घूम रहा होगा। तो एक दिन मैं कार से जब जा रहा था तो 1:30 बजे, दिन के 1:30 बजे मुझे वो रोड पे घूमता हुआ दिखा, अकेला ही घूम रहा है, कान में फ़ोन लगा रखे हैं। और
कुछ गाने सुन रहा था या किसी से बात कर रहा था, पता नहीं, लेकिन चला जा रहा था रोड पे, मुसाफिर चला जा रहा अकेला, है ना, पता नहीं क्या। तो ऐसे ऐसे आईएएस देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या हो गया, वो हटा दिया, ये गवर्नमेंट आई तो बनी नहीं होगी, पंगा हो गया। और पिछले गवर्नमेंट किया तो चमचागिरी कर ली होगी, या फिर करप्शन कर लिया होगा, या फिर इनको पैसे नहीं दिए होंगे, कुछ पता नहीं क्या झंझट है। तो बहुत दुर्गति भी होती है, ऐसा नहीं कि आईएएस बन गए तो सब कुछ हो गया। और बहुत कुछ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी दुर्गति भी हम लोग देखते हैं। तो संवेदनशीलता नहीं होगी, मदद करने का भाव नहीं होगा, और ये सब चीज़ें नहीं होगी तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो बनने से भी एक तो इतनी आसानी से बनेंगे नहीं, क्योंकि वही एम्पैथी, सिंपैथी और वही फोर्थ पेपर, एथिक्स, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। पढ़ने के लिए भी मन नहीं लगता ना, घंटों पढ़ना पड़ता है। घंटों पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। बहुत जल्दी बोर हो जाता है आदमी। 15-16 घंटे अगर बैठने की इच्छा है या 12 घंटे बैठने की इच्छा है तो कई बार मन उछटेगा ना, कई बार मन उछट जाएगा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। तो एक गीत सुनना, औरों के हित जो जीता है, वो इंटरनेट से डाउनलोड करना, बड़ा मज़ेदार गीत। गुरुजी का गीत है, शांति कुंज का। 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ, बाकी आप वहाँ सुन लेना पूरा, ठीक है? बहुत दिन हो गए गाना नहीं सुना है आपको। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, जिसका जीवन संघर्ष बना, औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये मैसेज देती है। हमारे यहाँ जो गीत चलते रहते हैं, प्रज्ञा गीत, और ये केवल गीत नहीं है, मनोरंजन नहीं है। बाहर आप गाने देखते हैं, उनका कोई अर्थ है क्या? उनका कोई अर्थ नहीं है। आप गाने सुनिए, उनका क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है, कचरा है। और आप कचरा सुन सुन के अपना मस्तिष्क भी कचरा कर रहे हैं। अब क्वालिटी कहाँ से आएगी? लिखने की क्वालिटी कहाँ से आएगी? जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है, ध्यान रखिए। जो आप अपने मस्तिष्क को बीज रूप में देंगे, वैसे ही फसल लहलहाएगी। अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा उगेगा, तो कचरा मस्तिष्क हो जाएगा। तो बनने के बाद क्या हालत होगी बता दिया ना आपको, ये हालत होगी। कोई इज्जत नहीं करता। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने अधिकारी बनते हुए देखा है। एक लड़की डिप्टी कलेक्टर हो गई, उसको समझाया, बहुत समझाया कि थोड़ा सा कंट्रोल रखो, अपनी हंसी पे कंट्रोल रखो, अपनी बातचीत पे थोड़ा। बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत हंसती थी। अब डिप्टी कलेक्टर बन गई, कलेक्टर ने उसको बनाया एसडीएम। और जहाँ एसडीएम बनाया, वहाँ एक दिन वो निरीक्षण के लिए पहुँचा। 10-12 दिन हुए थे। 6 महीने के लिए एसडीएम, 1 महीने के लिए एसडीएम बनाना पड़ता है ट्रेनिंग में, क्योंकि 1 साल में जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है और फिर उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो जब तक आप क्रॉस नहीं करते प्रोबेशन के दौरान, तब तक आपको पावर नहीं मिलते, यानी परमानेंट एसडीएम नहीं बनाते आपको। लंबे समय तक के लिए एसडीएम बनाने से पहले आपको 1 महीना एसडीएम ट्रेनिंग के दौरान कलेक्टर बनाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी मांगता है ट्रेनिंग की। क्या रिपोर्ट लेता है कि इन्होंने ट्रेनिंग कैसे ली, 1 महीने तक एसडीएम कैसे रहे। तो कलेक्टर जब निरीक्षण के लिए पहुंचा 15 दिन बाद, तो देखा पूरा ऑफिस खाली था।
वो सारे लोग, वो मैडम की जो थी कलेक्टर, वो एसडीएम बनाई थी लड़की, सारे लोग उसकी कुर्सी पे झुके हुए थे और उसके मोबाइल में झांक रहे थे। सारे लोग, 15 लोग जो है उसके मोबाइल में देखने की कोशिश कर रहे थे। और वो पता नहीं क्या मोबाइल में दिखा रही है, मतलब वो भी पुराना मोबाइल, स्मार्टफोन भी नहीं था, नोकिया का वाला, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, 2010 9-10 के आसपास की बात है। तो वो दरअसल वो कलेक्टर सुनाने लगा मुझे, यार बोले क्या लड़की है वो, तुम तो क्या बोल रहे थे कि स्टूडेंट है हमारी, और वो मतलब, और मैंने कहा उसको समझा दिया था। बोले क्या समझा दिया था? वहाँ पूरा ऑफिस के चपरासी से लेके बाबू से लेके जितने जो थे लोग, वो सब उसके मोबाइल में झांक रहे थे। ये तो हालत है लोगों की। ये ऐसे ऐसे बच्चे तो अधिकारी बन के जा रहे हैं, वहाँ जाके अपने भी कचरे करा रहे हैं, हमारे भी कराएंगे। तो गंभीरता नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगी, और अगर आपका लेवल नहीं होगा, संवेदनशीलता नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं है आपका, कचरे होंगे आपके। फिर उसको हटा दिया वहाँ से, बोले नहीं 1 महीना भी पूरा करना कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ तुम। पूरा हमारी हालत ख़राब हो रही है। जैसे मंत्री के नाम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बदनामी होती है, जैसा मंत्री होता है उसके आधार पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बदनामी होती है ना, वैसे कलेक्टर की बदनामी होती है तहसीलदार और एसडीएम के नाम से, कि कैसा एसडीएम लगाया हुआ है, कैसा तहसीलदार लगाया हुआ है, इसमें तो अकल ही नहीं है। तो मैं रोज़ बात करता हूँ पढ़ाई की, गुरुवार शुक्रवार को आपके पास आता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ, ये एक्टिव हैं कि नहीं उतने, इनमें वो सामर्थ्य है कि नहीं। क्योंकि अगर वो सामर्थ्य हमने नहीं जगाई और केवल आपको पकड़ा दिए, केवल फार्मूले और क्वेश्चंस और तरीके बता दिए कि ये तो बहुत सरल है एग्ज़ाम क्रॉस करना, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, और केवल ये पकड़ा दिए और आप बन गए, तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होना जाना है उससे। बहुत सारा कचरा पहले ही फैला हुआ है, आप और कचरे में शामिल हो गए, कौन सी बड़ी बात है? आप लाइट हाउस की तरह होने चाहिए ना, आप प्रकाश स्तंभ की तरह होने चाहिए, आपको देख करके चारों तरफ प्रकाश फैलना चाहिए। वो आपको उम्मीद की किरण के रूप में लोग देखें कि ये आए हैं तो अब कुछ नया होगा। इसी की तो कमी है पूरे देश में, आपको दिख नहीं रहा कैसे कैसे लोगों को नेताओं के टिकट मिल रहे हैं, आप नहीं देख रहे। कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाला है, कोई फिल्म वाला है, उसका जनसेवा से क्या लेना देना है, उसको क्या समझ है पब्लिक की, क्या पॉलिसी वो बनाएगा, क्या करेगा। दोनों पार्टियां कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रही है, आप देखिए लाइन लगी हुई है। अभी तो टीवी में आप जिस भी चैनल को चलाएंगे, और टीवी वाले भी सबसे ज़्यादा उसको दिखा रहे हैं जिसने पूरी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। उस नेता को टीवी वाले दिखा रहे हैं क्या? अभी किसको दिखा रहे हैं? जो सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी अपने फील्ड का है वो, और यहाँ आया है और उसको टिकट दे दिया, वो चुनाव लड़ेगा। आप लोग में से कुछ बच्चे जब मुझे मिलते हैं नीचे या यहाँ से जाते समय, तो बात करते हैं कि सर बहुत चिंता होती है, तो मतलब आप जिस तरह से बताते हैं तो उसका मतलब देश में बहुत दिक्कत वाली बात है। तो चलो ये वाली बात भी आ गई कि आपको चिंता होने लगी है, तो अब आपका दायित्व क्या है? अब हम क्या कर सकते हैं? चिंता वाली बात तो है, जो जानेगा उसी को चिंता होगी। अब आप सोए हैं जिस बेड पे, उस बेड के नीचे कोबरा है, तो आपको अगर पता नहीं है तो आनंद है, फिर अच्छे से सोएंगे, कूलर की हवा आ रही है बढ़िया, एसी लगा हुआ है, तो फैन चल रहा है, तो बड़ा मज़ा आएगा, सो जाएंगे बेड पे, बोले थक गए, अच्छे से सो जाते हैं जम के। दिमाग में भी नहीं आएगा कि नीचे झांक के देखें। लेकिन जब पता चल जाए कि अंदर एक कोबरा बैठा हुआ है बेड के नीचे, फिर नींद आ जाएगी आसानी से। चिंता होने के बाद तो इसलिए अज्ञान में आनंद बताया जाता है कि अज्ञान में आनंद होता है। जैसे हमने बताया ना, कोई आदमी जा रहा है गुनगुनाते हुए जा रहा है, बढ़िया गाना वाना गा रहा है, किसने बताया कि ये कब्रिस्तान है पास में या शमशान है? एकदम विचार होने लग जाएंगे, अच्छा मतलब यहाँ इतने सारे लोग लेटे हुए हैं,
इतने सारे लोग यहाँ जलाए जा चुके हैं, विचार आने लगता है आदमी, वैराग्य टाइप भी आता है, कुछ लोग डरने लग जाते हैं, हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है गाने के बजाय। अगर रात है, अंधेरा है, अकेला व्यक्ति है तो हनुमान चालीसा न याद हो तो भी आ जाती है ना, कि हनुमान जी बचाएंगे। श्रद्धा भाव जो है भारत में बहुत जल्दी विकसित होता है, डर के साथ होता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, भय बिनु होए न प्रीति, प्रीति नहीं होती, श्रद्धा नहीं जागती। तो ये जो मैं आपसे ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य जो था यहाँ केवल नौकरी लगवाने का उद्देश्य नहीं था। नौकरी लग जाए, अगर आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं कर सकते, और बड़ी कोचिंग्स का भी मैं आपको बता दूँ, नाम बड़े और दर्शन खोटे जैसा है, मत चक्कर में पड़िए किसी के भी, बेवकूफ़ बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी पोलपट्टी है और न्याय नहीं कर रहे हो, ना ठीक से पढ़ा रहे हैं, ना ठीक से टेस्ट ले रहे हैं, ना नोट्स दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कोचिंग के नाम पे। उनको आता नहीं है, कोई आपको दिशा नहीं दे सकता। केवल बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड होने से काम नहीं होगा, ध्यान रखिए। हम लोग चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा समय कम होता है, लेकिन मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ एक और दायित्व मैं आपको सौंपता रहता हूँ, या हमारे योगेश भाई ये बोलते रहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारा भी प्रचार कर दीजिए। प्रचार करने से मतलब हम कोई प्रचार के भूखे तो नहीं है, लोकेशना को हम वैसे भी नहीं मानते, लेकिन मनुष्य की अपनी सीमित क्षमताएं होती हैं, उसको अनायास अंतर्ध्यान होकर के कोई चीज़ का आभास नहीं होता। कई लोगों को आभास नहीं होता कि एक अच्छा काम हो रहा है या इस तरह का कोई क्लास चल रहा है, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि यहाँ पर हम लोग न केवल आपको शिक्षा दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बल्कि साथ साथ क्वेश्चन ही नहीं बता रहे, बल्कि अभी तो मेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है आपको बताने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत मेरी आज इच्छा थी कि आपको बहुत बताऊं, बहुत सारी चीज़ें, कैटेलोनिया से लेकर के जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, वहाँ से लेकर के स्पेन से लेकर के तमाम देशों के इतने करंट इवेंट्स हैं। सऊदी अरब का काफ़ी कुछ है, इंडोनेशिया का काफ़ी है, बहुत है, साउथ अमेरिका से कुछ चीज़ें हैं, अफ्रीका से है, और सबके मेरे पास कम से कम 2 से 3 पेज के नोट्स जो हैं मुझे याद हैं, क्योंकि मैंने खुद ने डेवलप किए हैं। और मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, और मैं बताऊँगा भी सही आपको। आगे आने वाले समय में हम लोग पूरा करंट पे ही काम करेंगे, पूरा मई जो है हम करंट पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मेरी बात करने की इच्छा हुई है आपसे कि क्या यही उद्देश्य है और यही हमारा संबंध है। एक चीज़ तो आप नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, संस्कृत का एक कोट है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्योंकि यहाँ हम लोग पैसे से नहीं जुड़े हैं। आप हमको पैसा दे रहे हो और हम आपको पढ़ा रहे हो, तो हमारा प्रोफेशन जो है वो नहीं है ये। यहाँ जो क्लास चल रही है ये इसका अपना एक आत्मीय संबंध है, आत्माओं का संबंध है। हो सकता है कि हमारा किसी अन्य जन्मों का कोई संबंध रहा हो, आप हमसे जुड़े हुए रहे हों, आत्माओं का संबंध है। कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को पुकार लगाई गई है, बहुत लोगों को बताया गया है, सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, कई लोगों को पता है कि यहाँ क्लास चलती है, लेकिन जब विचार मिलते हैं और जो फ्रिक्वेंसी है वो जब मैच करती है तो व्यक्ति खींच करके आता है। क्योंकि आप लोगों को भी आना पड़ता है, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, आना पड़ता है, बस में बैठना पड़ता है। और कुछ बच्चे तो ये बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं, कुछ लोग आगरा से हैं, कुछ बिहार से हैं, वहाँ से आ गए, 2 दिन की क्लास के भरोसे आ गए। बताओ, 2 दिन की क्लास के भरोसे कोई आता है क्या? लेकिन वो आ गए। अब ये क्या खिंचाव है? ये निश्चित रूप से विचारों का मिलन है, यानी कि विचार जो है वो मिल गए और उनको लगा कि ये विचार बिल्कुल सही विचार हैं और सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो हमको चलना चाहिए, तो वो चल पड़े। घर परिवार में कई बच्चे छोटे हैं, अभी 18-19 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं। कई लोगों ने अपने बच्चों को अभी तक घरों से बाहर भेजा नहीं था। एक व्यक्ति तो मेरे पास पेरेंट्स ऐसा है कि सर बच्चे को हमने कभी भी कॉर्नर वाले दूध पार्लर से, मिल्क पार्लर से मिल्क लेने के लिए भी नहीं भेजा, क्योंकि वो पुलिस में थे तो उनके पास काफ़ी जवान वगैरह होते थे। लेकिन अब आपके यहाँ रख रहे हैं भोपाल में और इसको एक रूम दिला दिया है और उसमें वो रहेगा। अब आप उसको देखते रहिए। तो उनका फ़ोन आता रहता है कि आज बच्चे को 3 बार उल्टी हुई थी सुबह। फिर मैं पूछता हूँ उसको बुला के, क्या खाया था तुमने?
खाने पीने में सावधानी रखो, यहाँ तक भी बात करते हैं हम। तो पेरेंट्स जो है बड़े विश्वास के साथ छोड़ जाते हैं। कई पेरेंट्स फ़ोन करते हैं अपने बच्चों के लिए, और कहाँ से आ गए हैं, 1000 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आ गए और यहाँ रूम लेके रह रहे हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है। तो इतना विश्वास करके अगर कोई लोग रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग उनको कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं। वास्तव में हम उनको जो उनको चाहिए या जिसके लिए वो आए थे वो बात हो पा रही है कि नहीं। तो कई बार लगता है कि नहीं, न्याय पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो 3-4 काम आज से अपने को करना पड़ेंगे, उससे काम बनेगा। एक तो आप लोग होमवर्क प्रॉपर करेंगे। होमवर्क अभी भी बहुत कम लोग करके दिखाते हैं, मुश्किल से 5 लोग मुझे होमवर्क करके दिखाते हैं। तो मैं उन लोगों की बात तो नहीं करता जो केवल फैशन के तौर पे यहाँ आके बैठ गए हैं या फिर अपने घर से निकले हैं, किसी को बोल के आए हैं कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा इस वजह से आ गए हो, तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो वाकई में बनना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, वो यहीं से बन सकता है। उनका बहुत सही जगह है, आप यहीं से होमवर्क प्रॉपर करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन होमवर्क करके नहीं बताएंगे तो नहीं होगा। कई लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूँ 3-3 साल से आ रहे हैं लेकिन नहीं बने। टेस्ट प्रॉपर ईमानदारी से दीजिए, कल टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट में बैठिए सारे लोग। टेस्ट में बैठेंगे तो जो एक्सप्लेनेशन होता है, कुछ मत करिए। आपको लगता है कि नहीं आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, तो एक्सप्लेनेशन के नाम पे बैठिए। एक्सप्लेनेशन अपने आप में एक नोट्स की तरह होता है, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं और उसका हॉरिजॉन्टल अप्रोच बहुत होता है। क्वेश्चंस तो होते हैं लेकिन उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ सकते हैं और उससे धीरे धीरे एक टेस्ट से यदि आपको एक क्वेश्चन का भी फायदा होगा तो 25 टेस्ट दे देंगे तो 25 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हम माने कि 100 प्रश्नों को पढ़ने से और उनके 4 ऑप्शंस हैं, उन विकल्पों के एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमको एक प्रश्न का फायदा एग्जाम में होगा। 100 प्रश्नों के 4 ऑप्शंस हैं और चारों के एक्सप्लेनेशन है। कितने हो गए? 400 हो गए। और 400 बिंदु हैं, वो जिसने भी टेस्ट पेपर बनाया है वो कोई भी नशे में नहीं बनाता, और सोच समझ के बनाता है। यानी इंपॉर्टेंट विषय पे टेस्ट पेपर के प्रश्न होते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अगर हम 400 इंपॉर्टेंट बिंदु हमको मिलते हैं और उनमें से यदि कोई एक प्रश्न भी परीक्षा में क्लिक होता है तो आपका सार्थक है टेस्ट देना। ऐसे 25-50 टेस्ट दे देंगे तो आप तो टेस्ट से ही सिलेक्ट हो जाएंगे, प्री तो निकल ही जाएगा। और मुझे तो लगता है मेंस के आंसर भी बन जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि उससे बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा हम लोग एक मूवमेंट चला रखा है हम लोगों ने। क्लास के अंदर बात करते हैं, आपको सब्जेक्ट की समझ पैदा करते हैं, प्रश्न की प्रकृति बताने की कोशिश करते हैं, आंसर का विस्तार और टू द पॉइंट अप्रोच में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो बताने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उसका टेस्ट ले लेते हैं। और अगर आप होमवर्क करके हमको बताएंगे तो हम आपको सलाह भी दे देंगे कि इस प्रकार से मत बनाओ, इस प्रकार से बना लो, तो वो भी हो गया, गाइडेंस भी हो गया। बड़ी बड़ी कोचिंग में आप जाएंगे दिल्ली में तो कई बार वो बच्चे बता रहे थे 1-1, 2-2 महीने में नंबर आता है डाउट क्लियर करने के लिए। आपको क्यों में लगना पड़ता है, एक तरह से आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए दिए फीस, और 2 लाख रुपए देने के बाद भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि अगले महीने इस तारीख को आपको सर से मिलने का समय मिलेगा, ये समय है आपका। उस दिन 5 मिनट में अपने डाउट जो है वो लिख करके लाना और सर को बताना, सर क्लियर कर देंगे। यानी डाउट क्लियर करने के लिए वेटिंग लगती है 2 लाख रुपया देने के बाद में। हम यहाँ आपके साक्षात आपको मदद करने को तैयार हैं। आपको पता नहीं क्यों लगता है कि फ्री में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। श्रद्धा विकसित तो करनी पड़ेगी आपको, और श्रद्धा जब विकसित होगी तो हमारा और आपका एक आत्मिक संबंध बनेगा।
और आत्मिक संबंध बनेगा तो आप चिंता भी करेंगे, कक्षा की भी चिंता करेंगे। और हम आपके जीवन की चिंता कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, तो आप भी हमारे कक्षा की चिंता कीजिए। आपको करने के लिए कहा गया था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कर दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए। 4-5 बच्चे करते रहते हैं। करना क्या होता है, मैंने कहा ना, मनुष्य की अपनी सीमा है, बता नहीं सकते किसी को। लेकिन आपके पास तो डेटा है ना फ्री का बहुत सारा, आप तो डेटा इस्तेमाल करते होंगे, डाउनलोड भी करते रहते होंगे चीज़ें, पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं, तभी तो मांगते हैं आप में से कई लोग। बोलते हैं कि सर पीडीएफ मिल जाएगा क्या इसका। लेकिन आप लोग अपना दायित्व तो नहीं समझते, तो फिर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। यानी फिर हम किन लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये तो वन वे हो गया। तो ये लोग कौन है? तो आपके जो भी संस्कार रहे हों, आपने बचपन से जिस भी प्रकार के संस्कार लिए हों, माता पिता ने दूसरों की मदद करना बताया कि नहीं बताया, दूसरों की सेवा करके खुशी मिलती कि नहीं मिलती, ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई कि नहीं, मैं नहीं जानता। आपके शिक्षकों ने ये बताया कि नहीं स्कूल में, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ आए हो तो कुछ थोड़ा सा बदलाव करो अपने अंदर। बदलाव करोगे तो खुशी भी मिलेगी। अब आप खुद क्लास नहीं चला सकते और खुद इतने सारे लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो जो ऑलरेडी चल रहा है उसी में थोड़ी सी मदद कर दो। और ये तो हम कोई भिक्षा के तौर पे नहीं मांग रहे आपसे, बल्कि आपको कुछ दे रहे हैं, उसके बदले आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दो। लेकिन ऐसा भी नहीं होते बन रहा है। मुझे लगता है मुश्किल काम है। दोनों हाथ से ताली बजती है और दोनों पहियों से जो गाड़ी चलती है, और यदि एक पहिया जो है साथ नहीं देगा तो खैर हम गाड़ी तो खींच लेंगे, सक्षम है, लेकिन फिर वो बात बनेगी नहीं उस तरह से। क्योंकि जो संबंध बन करके और जो चीज़ें निकल करके आती है वो अंतः प्रेरणा से आती है। तो बदलाव आएगा तो वो दिखेगा भी से। आप कहेंगे नहीं सर आपको नहीं पता, बहुत बदलाव आया है और हम बहुत वैसे हो गए हैं और एथिक्स भी बहुत आ गए हैं, एम्पैथी सिंपैथी भी खूब हो गई है, आपको पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होता, वो तो दिखता है, हमको तो पता चल जाता है। तो मैं ये बात करने के लिए मजबूर इसलिए हुआ कि कई बार विचार आता है कि हम यहाँ राजधानी में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है, अच्छा शहर है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। बाहर आप निकल करके देखो, यहाँ से डीबी मॉल के यहाँ से निकल करके आप जाओ, हबीबगंज स्टेशन जाओ, उधर 10 नंबर जाओ, अरेरा कॉलोनी, मैं जिस इलाके में जाता हूँ, इतने स्टूडेंट्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के उनके कपड़े हैं, जिस तरह का उनका रहने का तरीका है, जिस तरह की उनकी बातचीत है, कोई हुक्का बार में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मेरे खुद पुलिस के सारे मित्र हैं बहुत सारे जो मेरे साथ थे, या बहुत सारे प्रशासनिक मित्र हैं जो मैं अलग अलग सेवाओं में जब रहा, मेरे साथ के प्रोफेसर्स हैं। सब लोग चर्चा करते हैं तो बोलते हैं ना कि आज यहाँ छापा डाला था, इतने लोगों को पकड़ा था, इतने लड़कियों को, इतने लड़कों को यहाँ पकड़ा था। तो सब बताते हैं, हम लोगों के साथ वाले लोग हैं, सामान्य सी बात है। तो ये सब पराभव पतन जो देख करके बड़ा दर्द होता है। फिर आप लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग तो भटक रहे हैं अभी। अच्छा, सब लोगों को तो यहाँ बिठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब लोग यूट्यूब पे तो देख सकते हैं। यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, अब बहुत सारे व्यूज़ जो हम लोगों को देखते हैं तो वो मिलियंस में जाते हैं। और उसमें बात क्या होती है, क्या बात होती है उसमें? कौन सा विचार परिवर्तन हो गया, कौन सा जीवन परिवर्तन हो गया, कौन सा आत्मनिर्माण हो गया, राष्ट्र निर्माण हो गया, क्या हो गया उसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ मस्ती के लिए। करोड़ों लोग जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और करोड़ों लोग शेयर भी कर देते हैं। और हम लोग एक मूवमेंट लेके चले हैं तो हम लोग ऐसा लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका निःशुल्क है तो फिर उसमें स्ट्रगल जैसी क्या बात है? और आपको किस चीज़ का लोभ है? नहीं, लोभ नहीं है, लेकिन बात ये उठती है कि अच्छा, कई लोग जब पूछते हैं अच्छा आप चलाते हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इनको पता नहीं है। लेकिन उनको तो बाकी तो सब पता है, कॉमेडी शो तो पता है उनको कि वो आता है। तो क्या हम कॉमेडी शो से भी गए बीते हैं? तो ये तो एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। तो ये कौन करेगा? हमारी क्षमता होती तो हम कर लेते, अकेले आदमी कर लेते, हम जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। अब बाकी जिम्मेदारी तो आपकी भी है, और अगर उसको नहीं निभा सकते तो मुझे लगता है कि
वो देखो, कुछ चीज़ें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति को पछतावा होगा जीवन के किसी क्षण में, किसी को समझ में आएगी, लेकिन कई लोग वैसे ही गड़ जाते हैं, वैसे ही जल जाते हैं, मर जाते हैं। पूरी ज़िंदगी हो जाती है 60-65 साल की उम्र, पता ही नहीं चलता कि क्या सच्चाई थी, क्या होना था, क्या होना चाहिए था, और हमें क्या करना था, क्या सही था, क्या गलत था, कुछ भी पता नहीं चलता। कई बार सोचते हैं ना कि नहीं, जब समझ में आएगी तब पछताना पड़ेगा, किसी न किसी दिन तो आपको। कई लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती, कभी समझ में नहीं आती है। कई लोग मरने के एक दिन पहले भी घर में झगड़ रहे होते हैं, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, और घर में क्लेश मचा रखा है। कई लोग मर जाते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे और बताते हैं, कल तो मुझे बुला करके और डांट रहे थे और गालियां सुनाई, और आज देखो चले गए, और वो याद भी कर रहा है। इसका मतलब व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि किसी न किसी समय में समझ में आ जाए। आना होगी तो 20-22 साल की उम्र में आ जाएगी, नहीं आना होगी तो हो सकता है 65 साल की उम्र में भी समझ में ना आए और ऐसे ही मर जाए। तो कई लोग बिना समझे ही मर जाते हैं, उनको सत्य का आभास ही नहीं होता, जस्टिस क्या होता है ये भी नहीं पता चलता, वैसे ही डेथ हो जाती है। इसलिए ये कहना है कि नहीं, अगर बात सही होगी तो जीवन में कभी न कभी समझ में आ जाएगी और न्याय होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ को समझ में आती है और कुछ को कभी नहीं आती, इसलिए बात की जा रही है। और आत्मा को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अंदर से। पर अगर आप कहेंगे कि नहीं ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये नहीं है, तो फिर वो मोटिवेशन कहाँ से लाओगे? घंटों बैठने का मोटिवेशन चाहिए यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में। तो 99% लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करते हैं वो किसी न किसी की पीड़ा को देख करके शुरू करते हैं। आपने इंटरव्यू देखे होंगे, अभी सेलेक्टेड बच्चों ने इंटरव्यू दिए कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति था तो बहुत दुखी था, उसको इलाज की ज़रूरत थी, वो मर गया। मुझे लगा कि नहीं, सिस्टम में सुधार करना चाहिए। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं आईएएस बनूंगा और इस सिस्टम को सुधारूंगा। ऐसे बताते हैं बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं कि वो पिताजी आईएएस हैं तो उसको बनना है, वैसे बच्चे मैंने बताया ना, पिताजी आईएएस हैं तो बच्चे को आईएएस बनना है। तो ऐसे बच्चों में वो सिंपैथी वगैरह नहीं होती, उनका रहता है कि मैं द हिंदू पढ़ लूँ, ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ। और ऐसे बच्चों में टीचर के प्रति श्रद्धा भी नहीं होती। मैं तो एक दो मेरे आईएएस मित्र हैं, सीनियर हैं, मित्र तो नहीं है, मेरे सीनियर हैं, तो काफ़ी सीनियर होने की वजह से उनका आदेश का पालन करना पड़ता है, तो घर जाना पड़ता है उनके। वो बुलाते हैं, घर आ जाओ, बच्चा कुछ बात करना चाहता है तो जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत एहसान है उनके, बहुत मदद की है उन्होंने पहले, तो चले जाते हैं उनके घर। अब घर चले जाते हैं तो बच्चे को बुलाते हैं तो एक तो आता नहीं बहुत टाइम पे, हमको ही वेट कराता रहता है। घर चले गए तो भी नीचे उतर के नहीं आता, और जब आता है तो वही एक टांग पे दूसरी टांग चढ़ा लेता है और हिलाता रहता है टांग को। माँ बोलती बेटा पैर छू, भैया आए, अंकल आए, तो सर तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। अब भैया जरूर बोल देता है लेकिन पैर वैर नहीं छूता, माँ बोलती तो भी नहीं छूता, तो बड़ी हेकड़ी होती है उसकी। फिर वो बोलते हैं क्या आएगा इस बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी में? मैंने कहा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत कुछ आएगा, ये पढ़ लिए बायोस्फीयर रिजर्व, वो तो मुझे सब याद है। मैंने कहा अच्छा नोकरेक बताओ कहाँ है? नहीं वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे याद है सारे पूरे। मैंने कहा ये तो बात खत्म हो गई है। तो दूसरा एक आएगा कि कुछ इन्वायरमेंटल लॉ है जो समय समय पे सरकार ने बनाए हैं, वो जरूर पूछेंगे। नहीं लॉ तो नहीं पूछते, वो मैंने देख लिया पुराने पेपर सब, उसने खुद नहीं रिजेक्ट कर दिया है। चलो अच्छी बात है, अब क्या कर सकते हैं। तो पिताजी से बड़ा आईएएस वो है। जब पिताजी उधर कोने में खड़े हैं कि क्या बात हो रही है और माँ खड़ी, तो करते रहो बात, मतलब तो कंटिन्यू। अरे मैंने कहा क्या बात करें इसे, ये तो कुछ कंट्रोल में ही नहीं है मामला, है ना। फिर भी वो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। अच्छा वो भी बन जाते हैं क्योंकि उनको क्या सुविधाएं होती है, आईएएस हैं, यहीं से
फ़ोन करते हैं दिल्ली, उनके आदमी भी होते हैं, पीएमओ में भी लोग होते हैं आईएएस, नौकर चाकर भी बहुत होते हैं, बाबू भी बहुत होते हैं, डिप्टी कलेक्टर भी बहुत होते हैं उनके अंडर में। तो एक स्पेशल डिप्टी कलेक्टर दौड़ा देंगे कि जाओ तुम शताब्दी में जाओ, बैठो, वहाँ से 40 किताबें उठा लाना दिल्ली में इस दुकान से, लिस्ट। तो सुविधाएं बहुत होती है। आप लोगों के लिए कौन जाएगा जो आज निकलेगा और कल किताब लेके आ जाएगा दिल्ली से? कोरियर वोरियर नहीं कराते। और वो डिप्टी कलेक्टर बेचारा एक बहुत बड़ा झोला जो है उठा करके ला रहा है। अब डिप्टी कलेक्टर बनना है कि नहीं बनना तय कर लेना, ठीक है? नहीं तो किसी के आईएएस के बच्चे के किताबें ला रहे होंगे, इसलिए आईएएस की तैयारी कर लो पहली बार। इसलिए कहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर की तैयारी मत करो, नहीं तो नौकर चाकर की तरह ही होता है वो। चपरासी से ज़्यादा औकात नहीं होती उसकी, काम ही कर रहा होता है वो दूसरों के यहाँ। हम तो देखते हैं वो सब काम करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। और ये ऐसे बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो बन जाते हैं। रिजल्ट आता है तो बोले थैंक यू आ जाता है सर का, मैडम का, अरे भैया तुमने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था उस दिन, और वो किताबें भी ले आए थे, नोट्स भी बच्चे ने सब पढ़ लिए, और वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंग्लिश मीडियम था और राइटिंग समझ में नहीं आती थी किसी को, है ना? इंग्लिश मीडियम में अगर राइटिंग समझ में ना आती हो तो आईएएस बहुत जल्दी समझ में बनता है, क्योंकि वो लिख देता है, और लिख देता है तो उसको पास कर देते हैं। हिंदी में पकड़ा जाता है, सुंदर हैंड राइटिंग वाला और ज़्यादा पकड़ाता है। हिंदी की अगर बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है तो और बहुत जल्दी चक्कर में आ जाता है। ये प्रॉब्लम बन जाते हैं, उनको तरकीब पता हो जाती है, तो इतना आसान भी है। इसलिए केवल बनने की बात नहीं है, बनने 1% बच्चे वो भी बन जाते हैं, लेकिन आप और हम सब उस तरह से नहीं बन पाएंगे, उनकी तरह से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा ख्याल रखने वाले और गाइडेंस देने वाले वैसे लोग नहीं हैं। और हम कैसे बनेंगे? हम लोगों को खुद की मदद खुद ही करना पड़ेगी, खुद ही किताबें जुटाना पड़ेंगी, खुद ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो तो पिछले साल के टॉपर के नोट्स बुलवा लेंगे, है ना? भोपाल से जो टॉपर बने होंगे उनको कहेंगे कि तुम्हारे नोट्स आके बता जाओ, समझा जाओ, वो दे देंगे, क्योंकि वो इम्प्रेस हैं, क्योंकि वो उनके सीनियर होंगे, अभी पोस्टिंग में मदद करेंगे, आगे मदद करेंगे। अब उनको तो काम पड़ेगा ना उनसे। हम लोगों को पूरा आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा अंदर से और बाहर से। इसलिए मैं आपको इमोशंस की बात कर रहा था, इसलिए इंटीमेसी की बात कर रहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था कि आत्मिक संबंध की बात कर रहा था। वो नहीं होगा तो वो जो मोटिवेशन का लेवल है वो आएगा नहीं। घंटों बैठना पड़ेगा किताब के पास, और मन उचट जाता है, बहुत जल्दी उचट जाता है। पढ़ने की इच्छा थोड़ी होती है बहुत ज़्यादा। कई लोग बोलते हैं सर आजकल बेचैनी हो रही है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, कई लोग बोलते हैं। और मैंने आपको क्लास में कई बार बताया कि भोजन पे भी निर्भर करता है हमारा, और वाणी पे भी निर्भर करता है। हमने कई बार वाणी से पंगा लिया होता है, अनावश्यक बात बोल गए होते हैं, उसकी वजह से समस्या खड़ी हो गई परिवार में, और अब उसके कारण मन नहीं लग रहा है। कई बार हम एक नज़दीकी व्यक्ति को नाराज़ कर देते हैं और फिर उसको मनाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा तो नाराज़ नहीं किया होता, थोड़ा जेल ही लिया होता उसको। और नाराज़ करने के बाद और फंस जाते हैं, क्योंकि अब जब तक वो मान नहीं जाता, और फिर उसका मूड भी देखते हैं कि अब ठीक हो गया है कि नहीं। जब ठीक हो गया तो फिर हम पढ़ सकते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है। तो ये दो गलतियां हमसे होती है, खान पान वाली गलती और एक व्यवहार वाली गलती। और ये गलती हमको बहुत महंगी पड़ती है। इसकी वजह से भी मूड उछड़ता है, समझ में नहीं आने से भी मूड उछड़ जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर पढ़ रहे हैं और पढ़ना तो शुरू कर दिया है लेकिन समझ में आना बंद हो गया, तो वहीं किताब बंद कर देते हैं। इकोनॉमी में खास करके ऐसा होता है कि आप घंटों इकोनॉमी को नहीं पढ़ सकते। इंडियन इकोनॉमी की किताब में जब तक आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा गरीबों के लिए योजना है, इसमें क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, इसमें गेहूँ मिलेंगे, बहुत बढ़िया, चावल गेहूँ 2 मिलेंगे, वहाँ तक ठीक है। फिर एकदम से कुछ टर्मिनोलॉजी आना शुरू हो जाती है,
सूचकांक आने शुरू हो जाते हैं, अनुपात आने शुरू हो जाते हैं। तो लगता है ये क्या है, दिमाग पे जोर पड़ने लगता है तो हमको नींद आने लगती है। और हम उसके बाद कोई सरल सा कोई और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है क्या, ऐसी किताब उठा लेते हैं तो इसका मतलब हम पलायन कर जाते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। तो नीरसता भी बहुत है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक दौर ऐसा भी आता है जब हम नीरस होने लगते हैं, नीरसता आने लगती है और मन उचट जाता है, फिर पढ़ाई बंद कर देते हैं। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी। और यूपीएससी में अल्टीमेट भी जोड़ दो पीएससी का फुल फॉर्म बताया था आपको, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी। लेकिन यूपीएससी है तो अल्टीमेट पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी, उसमें अल्टीमेट जोड़ दीजिए। अल्टीमेट लेवल का चाहिए, बिल्कुल एकदम उच्चतम लेवल की सीमा का आपके पास पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। यानी कि समझ में नहीं आ रहा है तो भी ढीठ होकर के पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ी देर में आ जाए। अभी नहीं आ रहा लेकिन थोड़ी देर में आ जाए। कई बार हम बाइक चलाते हैं, कभी चलाते हैं तो खड़खड़ करने लगते हैं, इच्छा होती है इसको खड़ी कर दें, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब चलाते रहते हैं तो कार्बोरेटर का कचरा भी निकल जाता है और साइलेंसर भी ठीक हो जाता है और जो भी प्रॉब्लम होती है और फिर वो चल पड़ती है और फिर जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और अगर हार मान लें और उसको खड़ी कर दें तो कई बार हम गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बार किक मारते हैं, नहीं होती। लास्ट बार सोचते हैं इस बार बिल्कुल कोशिश करते हैं, हो जाती है और आप पहुंच भी जाते हो। नहीं तो आप खड़ी कर देते हो कि ऑटो से चलेंगे, किसी दूसरे साधन से चलेंगे। ये स्टडी में भी होता है। अगर आप थक हार गए और धैर्य खो दिया तो गए काम से। तो धैर्य से काम लेना पड़ेगा। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके दैनिक जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जब आप किताब लेके बैठते हो और 12 घंटे का लक्ष्य लगा के बैठते हो तो 12 घंटे आप अकेले होते हो, अकेले होते हो और किताब होती है। और इस दौरान मस्तिष्क जो होता है मनुष्य का वो बहुत कुछ सोचता है और पलायन आना स्वाभाविक है। पलायन इसलिए आना स्वाभाविक है क्योंकि हम एक रासायनिक संरचना है और रासायनिक संरचना होने के कारण अपनी एक मजबूरी है। भूख लगना हमारी मजबूरी है, नींद आना हमारी मजबूरी है, आलस्य आना मजबूरी है। और ये कंपटीशन के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो भोजन का जो स्तर है वो भी अच्छा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए जिससे नींद ना आए, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाएं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो, मोटापा ना बढ़े। नहीं तो सीढ़ियाँ चढ़ के कई बच्चे हाँफ जाते हैं, 20-22 साल के कई सारे बच्चे यहाँ ऊपर तक आते होंगे तो भी हाँफ जाते होंगे। मुझे तो नहीं लग रहा इतने मोटे बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन कई बच्चों को मैंने देखा है हाँफ जाते हैं, हाँफने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। तो फिजिकल फिटनेस जो है बड़ी ज़बरदस्त चाहिए। मैंने आपको कहा है कि मनुष्य का जन्म जो मिला है पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए मिला है, यानी उसको किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या शरीर में नहीं होनी चाहिए। तो जो मानसिक तनाव है उसको भी कम से कम करने की कोशिश कीजिए। 3 चीज़ों से मानसिक तनाव आता है। एक व्यवहार से, आपको बताया था, एक व्यवहार हमारा ऐसा होता है, एक झूठ बोलने से भी तनाव आता है और एक धोखा देने से भी तनाव आता है। ध्यान रखिए, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम एक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो ये धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान रखिए। धोखा दे करके हम आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने शरीर का भयंकर नुकसान कर लेते हैं। मनुष्य का जो स्वभाव है वो धोखा देने का नहीं है, ध्यान रखिए। मनुष्य को जो बनाया है प्रकृति ने, ईश्वर ने, उसमें धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम धोखा देते हैं तो ये शरीर साथ नहीं देता हमारा। जब हम धोखा देते हैं तो क्या होता है कि हमारी रासायनिक संरचना गड़बड़ हो जाती है। नींद पे सबसे ज़्यादा असर आता है उसका। कई बार आप देखोगे कि 10:30 बजे आपको नींद आने लगती है, आप ज़्यादा जग ही नहीं पाते। 11-12 बजे तक जगना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी नींद आ रही है। लेकिन यदि हमने किसी ने धोखा दिया है, किसी को धोखा दिया है
तो 12:30 बज गए, नींद नहीं आ रही है, फिर सोने की कोशिश की, देखते देखते घड़ी में 2 बज गई है। ये क्या हो रहा है? ये है कि आपके शरीर के जो रसायन हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे। फिर कब नींद आना शुरू होती है? जब स्मृति लोप होता है, जब आप ध्यान भटकाते हैं, डाइवर्ट करते हैं। और ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो फिर आपका मस्तिष्क ये भूलने लगता है कि आपने किसी को धोखा दिया। और जब वो भूल जाता है तो आपके शरीर के रसायन फिर से पुरानी स्थिति में काम करने लगते हैं। लेकिन कई बार रात को 3-4 बजे थोड़ी सी भी नींद उछटी और आपने सोचा पानी पी लूं, और पानी पिया और एकदम से याद आया कि आज तो 4 बजे शाम को धोखा दिया था, तो फिर आपको नींद नहीं आनी, फिर जगे रहोगे। झूठ बोलने के साथ भी यही होता है, धोखा देने के साथ भी यही होता है। इसलिए अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी नहीं हो रही है, मन उचट रहा है, और मुझे आकर के अगर आप बताएंगे तो मुझे आपके अंदर या तो झूठा आदमी दिखाई देगा या फिर धोखेबाज आदमी दिखाई देगा। एक सच्चे आदमी का, एक सही आदमी का, और जिसका लक्ष्य पवित्र है, जो किताबों के साथ रहना चाहता है, जो पढ़ाई करना चाहता है, उसमें बेचैनी नहीं हो सकती। वो एक पवित्र काम कर रहा है। सिलेक्शन अपनी जगह है, 1 साल नहीं होगा, दूसरे साल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ किया नहीं है, गड़बड़ नहीं किया, तो आप बहुत पवित्रता की खुशबू आती है बहुत दूर तक। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े सुरभित होते हैं, अगरबत्ती की तरह सुगंधित होते हैं। जब वो दूर से चला आ रहा होता है ना, तो भी मन प्रसन्न हो जाता है, उससे बात करने की इच्छा होती है ऐसे व्यक्तियों से। उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा होता है, पवित्रता झलकती है कि ये व्यक्ति पवित्र है, इसका मन पवित्र है, ये धोखेबाज नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये सच्चा आदमी, और ये मेहनती है, ये अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, ये निष्ठावान है, इसके प्रति श्रद्धा, इसके अंदर श्रद्धा है। ये चीज़ें जब व्यक्ति के अंदर होती है, निष्ठा, पवित्रता, श्रद्धा और कर्म के प्रति समर्पण, तो वो उसके व्यक्तित्व में निखरता हुआ है, उसके चाल ढाल में आता है। कपड़ों से नहीं होता है कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं। बहुत गरीब लोग होते हैं बहुत, लेकिन कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, वो धो करके पहनते हैं, अच्छी धुलाई होती है, और फिर पहन करके आते हैं। कपड़े तो साधारण कपड़े भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व की खुशबू होती है, और ऐसे ही व्यक्तित्व की दुर्गंध भी होती है। तो 2 तरह के व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि दुर्गंध वाले नहीं बनते, वो भी बनते हैं, लेकिन उनको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत गुरु बनाने पड़ते हैं, बहुत नोट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, और ध्यान बुलाने के लिए किसी दिन शराब भी पी लेते हैं क्योंकि धोखा किया हुआ है। गम बुलाते हैं ना कई सारे लोग, और फिर पढ़ाई करते हैं, बुलाते हैं। तो अगर आप में से किसी की समस्या है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए, और जिसके प्रति हुई है उससे माफ़ी मांगिए, उसके बाद निर्मलता आ जाएगी। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, सॉल्यूशन है उसका। जिसके भी प्रति गलती हुई है उससे माफ़ी मांगिए, पैर पकड़ लीजिए, उसको जिद कर लीजिए, आपको माफ़ करना पड़ेगा, मैं बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए काम करना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ, हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बाधक तत्व हैं तैयारी के बीच में। अगर ये नहीं है तो फिर आपके रिजल्ट इसी वर्ष आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर पवित्र आदमी को, फिर मन भी लगता है उसको। 12 घंटे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता उसको, मन लगता है उसका, ज़बरदस्त मन लगता है। एक और ऐसे व्यक्ति का मन लगता है जिसको अपने परिचितों और अपने घर वालों की चिंता होती है, उनका मन बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, इतने साल का अनुभव है मेरा, 22-23 साल का, इतने अनुभव में मैंने एक चीज़ पाई है कि जो अपने, जिनके माता पिता बड़े सच्चे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उन्होंने माता पिता का संघर्ष देखा है कि माता पिता ने कितना संघर्ष किया है,
और वो कितने मेहनती हैं और कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं। ऐसे बच्चे जो है वो जो है वो बहुत मेहनती होते हैं और वो कभी कभी गद्दारी नहीं करते परिवार के साथ। वो पैसे को भी बहुत हिसाब किताब से खर्च करते हैं और व्यवहार भी बहुत तरीके के लोगों से बनाते हैं और उनको रात दिन चिंता होती है कि मेरे पिता जो हैं, मेरी माँ जो है बहुत काम करती हैं, कई बार वो खाना नहीं खाते, इतना काम करते हैं और वो अपने लिए सुख सुविधाएं जो है वो नहीं लेते और पूरा उसमें कटौती करके हमारे ऊपर कर देते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने दिल में बिठाया होता है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? वो लापरवाही नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया में लगे हुए हैं और 4 घंटे से पढ़ाई नहीं की। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने माता पिता के प्रति अपराध कर रहे हैं। ये गद्दारी है अपने उन लोगों के प्रति जिन्होंने संरक्षण दिया है, प्यार दिया है और विश्वास किया है। ठीक है, वो बड़ी फीस नहीं चुका सकते तो आपको एक मौका मिल गया गाइडेंस का, यहाँ पर मिल गया, चलो। ये गाइडेंस कम नहीं होता, खास करके उन लोगों के लिए जिनके माता पिता बहुत ईमानदार हैं। वो भी अमीर बन सकते, ध्यान रखिए, किसी के भी पिता गरीब हैं तो वो सम्माननीय है क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। उनके पास भी तमाम रास्ते थे धोखाबाजी करने के, चोरी करने के। आप में से किसी के भी माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और आपको बड़ी कोचिंग में नहीं पहुंचा सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घटिया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं किया होगा, धोखा नहीं दिया होगा, चोरी नहीं की होगी, झूठ नहीं बोला होगा और सरकारी नौकरी में है तो गबन नहीं किया होगा। नहीं तो सारी सरकारी नौकरियां ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ चोरी की संभावना है, नकली बिल बनाने की संभावना है। इसलिए माता पिता अगर कोई कमज़ोर है या कोई समय पे नहीं पढ़ पाए, बड़ी नौकरी में नहीं है, तो इस वजह से नहीं है क्योंकि उस ज़माने में पढ़ने की सुविधा नहीं थी। उस ज़माने में माता पिता के, उनके माता पिता उनको नहीं पढ़ा पाए होंगे और उस समय में हमारे जैसे ऐसी क्लास भी नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं सर ये हम जब पढ़ते थे तब ऐसी क्लास नहीं थी, नहीं तो हम आज IAS होते। अभी 4-5 लोगों ने बोला सर काश आप 15 साल पहले हमको मिल गए होते, 20 साल पहले आप हमको मिल गए होते तो हम आज IAS होते। क्योंकि मेरे अंदर पूरी एबिलिटी है लेकिन मैं अभी टीचर हूँ सर, मैं अभी पोस्टमैन हूँ, मैं फलाना हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरी तो बहुत इच्छा थी, मैंने तो MA हिस्ट्री में किया ही इसीलिए था कि ऑप्शनल रखूँगा हिस्ट्री का और ये और पॉलिटिकल साइंस का और मैं जो है परीक्षा दूंगा, लेकिन उस समय में कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं था। ये जो आपको गाइडेंस मिल रहा है ना कि, और बल्कि डे टू डे का हम आपको वो दे रहे हैं होमवर्क, ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है, आप समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। ये क्या आपको आसानी से मिल रहा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही है। बाकी मैं जो ग्रेजुएट हुआ और जब मैं पहली बार प्री निकाला मैंने, तो मुझे मेंस में कैसे लिखना है और कॉपी कैसे आएगी ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। मेरे पास भी क्षमता नहीं थी उस समय में कि मैं कोई कोचिंग कर सकूं। और मुझे जिस आदमी का पता चला उसका मैंने रात को बरसते पानी में वेट किया, उसके घर पे जाके खड़ा हो गया। किसी ने बताया इसने मेंस दिया था, और मैंने कहा अच्छा इसने मेंस दिया था तो ऐसे आदमी के घर जाना चाहिए। दिन में गया तो बोले नहीं वो कहीं काम पे जाता है, सिलेक्शन तो नहीं हुआ था उसका लेकिन कहीं काम पे जाता है तो वो रात को मिलेगा 10 बजे। तो मैं रात को 9 बजे जाके उसके घर पे खड़ा हो गया, बारिश आ रही थी, मैं भीगता रहा। तो 10 बजे वो आया, जहाँ काम करता था वहाँ से लौट के आया। तो जैसे ही उसने अपनी साइकिल वाइकिल रखी और दरवाज़ा खोला, मैंने कहा भाई नमस्कार, मैं आपसे कुछ गाइडेंस लेने आया हूँ। ये बताओ कि आपने तो मेंस दिया था, मुझे तो ये बता दो कि उसकी कॉपी कैसी होती है, मतलब लाइन वाली होती है, बिना लाइन वाली होती है, या मतलब क्या लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ बताओ। प्री तो मेरा निकल गया। तो उसके थोड़े आंसू टाइप आ गए, बोले यार वो मैंने झूठ बोला था मैं कभी प्री नहीं निकला। प्री दिया जरूर था मैंने लेकिन मेरा प्री निकला नहीं था, मैंने मेंस दिया नहीं।
तो मैंने तुमने ऐसे सबको बता रखा है? बोले हाँ वो बता दिया, अब आप भी किसी को बताना मत, बाकी ये सही बात है, मुझे खुद नहीं पता क्या होता है। ये हालत थी। तो फिर ऐसे ही मैं गायत्री शक्तिपीठ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ एक दर्शन के लिए कमर्शियल टैक्स ऑफिसर आए, यंग थे, पीएससी निकाले हुए थे। तो उन्होंने वहाँ प्रणाम किया, तो एक जो उनके अंडर के असिस्टेंट थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बोले हमारे साहब से मिलवाता हूँ मैं, आओ इधर आओ, तुम्हारा प्री निकला है, अब मेंस दोगे ना तुम। साहब ने निकाला था मेंस अभी 3-4 साल पहले, अब हमारे साहब हैं ये, तो इनसे मैं मिलवाता हूँ। ले गए पकड़ के वो अपने साहब के पास। तो मैंने कहा सर नमस्कार, मैं अभी अभी प्री निकाला है मैंने, ऐसा ऐसा। तो साहब बोले अरे तुमने प्री निकाली और यहाँ बैठे हो मंदिर में, पढ़ाई करो ना घर जाके। मैंने कहा पढ़ाई क्या करना यही तो नहीं पता इसलिए मंदिर में बैठे हुए। तो हमको भी गायत्री मंदिर से ही गाइडेंस शुरू हुआ था। बोले अच्छा ठीक है, तो फिर चलो बैठो, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठ करके घर ले गए। घर ले जाके जितनी किताबें थी सब निकाल के बोले सब ले जाओ, और ये मेरे नोट्स हैं, ये कॉपी है, ऐसी कॉपी आती है, ये उसकी फ़ोटो कॉपी है, ऐसी कॉपियाँ होती है, ऐसे आंसर लिखते हैं। उसी दिन सारा खजाना खुल गया, सब कुछ हो गया, यानी सारे नोट्स मिल गए, सिलेबस समझ में आ गया, पेपर में लिखते कैसे हैं वो समझ में आ गया, हो गया काम, और हम बन भी गए। ऐसे होता है, कभी कभी भाग खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर सामान्य चीज़ें, अब तो यूट्यूब है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ अवेलेबल है। उस ज़माने में कुछ नहीं था। मैं ये जो बात बता रहा हूँ 96-97 की बात है ना, आज से 22-23 साल पुरानी बात। लेकिन अब जो है, अब बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद साक्षात हम लोग बताने वाले हैं आपको। आप समस्या जो है हमारे सामने रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ उत्तर बता सकते हैं। पर अब ये आक्रमण्यता आपकी तरफ से है। और दूसरा एक और चीज़ करिएगा कि इतना अच्छा काम हो रहा है और आपको क्लास पसंद आ रही है, तो उसको थोड़ा शेयर करिए, उसको फैलाइए। ये काम तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी पवित्र काम है, ये भी मदद वाला काम है। आपकी मदद हो रही है तो आप दूसरे की थोड़ी सी मदद करिए। चलिए नहीं भी करेंगे तो हम आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, कौन कौन ने नहीं किया हम उनको निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होना नहीं है। आप फिर भी बैठ के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सद्भावना हमारे प्रति नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आत्मिक संबंध नहीं बन पाएगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो हमने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। जब तक आपकी श्रद्धा अपने सिलेबस के प्रति, अपने दिशा निर्देशों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति डेवलप नहीं होगी, 12 घंटे आप अनवरत नहीं बैठ सकते। और वो जो लेवल है समर्पण का सिलेबस के प्रति, वो नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते। कैसे लाएंगे बताओ? कितनी निरस्ता है, कितना बोझ है, कितना कठिन है सिलेबस। बाहर कितने प्रलोभन है, घूमना फिरना है, सिनेमा है, मॉल में घूमना है, खाना पीना है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, वो भटकाव की तरफ जल्दी आकर्षित होता है और बहुत आसानी से हम भटक जाते हैं, चले जाते हैं भटकाव की तरफ। अब उसको वहां से रोकना, फिर एक बड़ा सा मोटिवेशन लेके आना जिससे कि अपलिफ्टिंग हो और विचार भी एकदम उदात्त विचार हों, ऊपर उठने की भावना, ये बड़ा मुश्किल काम है। नीचे गिरने के लिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। बायोलॉजी में जब हम जानते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं उसको हम लोग, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सुगम विसरण हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, एटीपी खर्च नहीं होता, आसानी से हो जाता है। गिरने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। ऊंचा उठने के लिए एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है, बहुत उच्च स्तरीय विचार होने पड़ते हैं, संकल्प लाने पड़ते हैं, ऊर्जा का प्रवाह पैदा करना पड़ता है। उसके लिए मोटिवेशन लेवल की जरूरत पड़ती है, इंस्पिरेशनल लेवल की जरूरत पड़ती है, प्रेरणाओं की, ऐसे व्यक्तित्वों की, ऐसे विचारों की,
उन सब का संगठन होता है, तब जाकर के ऊपर उठता है। ऊपर उठने की प्रक्रिया जो है वो इतनी आसान नहीं है। मनुष्य पतन की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है, और जब वो ऊंचा उठने के प्रयास में लगता है और संकल्प शक्ति जब उसका साथ दे देती है, तो फिर रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, और चमत्कार कर देने वाले आते हैं, कैरिज्मेटिक रिजल्ट्स आते हैं। और फिर पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, उसको सैल्यूट करती है, बोले आपने कमाल कर दिया, ये तो संभव ही नहीं था। तो असंभव को संभव बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऊर्जा, उदात्त चेतना और प्रवाह और बहुत सारे संकल्पों के साथ पूरी होती है। तब जाकर के व्यक्ति जो है इस लेवल पे पहुंचता है। और जब ये निगेटिव दिशा में चल पड़ते हैं तो आप देखते हैं जिहाद करते हैं लोग, फिदाइन हमले करते हैं। एक लड़का 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का जब आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाता है और उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं और उसकी ऊर्जा को जब निगेटिव दिशा में लगा देते हैं कि देखो तुम्हारे धर्म पे हमला हुआ है, देखो इस्लाम खतरे में है, देखो ये होने जा रहा है, तुम्हारी कौम के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी माँ बहनों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, तुमको ये पसंद है, नहीं पसंद है तो उड़ा दो इनको, बांधते हैं तुम्हारे शरीर पे बम और फिर भेज देते हैं तुमको। तो देखा नहीं पुलवामा में क्या हुआ था। यानी वही ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है तो कमाल कर देती है, नकारात्मक जाती है तो विध्वंस पैदा कर देती है। इसका मतलब युवाओं की जो ऊर्जा है उससे कमाल हो सकता है, चमत्कार हो सकते हैं। मुझे लगता है आज का जो लेक्चर है आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मोड़ हो सकता है, लेकिन ये बनाना पड़ता है, होता नहीं है, ध्यान रखिए। ये बड़े कॉन्शियस लेवल पे जाकर के सोचना पड़ता है उस लेवल पे, और जब हम सोचते हैं तो फिर वो चमत्कार बन जाता है और लोग सलाम ठोकते हैं। और फिर अगले साल हो सकता है इन दिनों में आपका जो है दैनिक भास्कर वाले और ये वीडियो वाले और सब यूट्यूब वाले और चैनल वाले सब आपका इंटरव्यू ले रहे हो कि आपने ये कैसे किया बताइए। अच्छा, उसका पूछने का तरीका बड़ा बकवास सा था। मैं एक वो एंकर को देख रहा था तो एक लड़की को पूछ रहा था तुमने कैसे क्या किया, तुमने कर रहा था उसको, जबकि उसकी खुद की कोई औकात नहीं होगी। IAS टॉपर को तुम बोल रहे हो, और एंकर की क्या औकात होती है, वो 8वीं 10वीं पास होता है, कई बार फेल भी होता है, BCom फेल होता है, तमीज ही नहीं होती। मतलब आपके पास जब 1 साल आप मेहनत कर लोगे और 1-1, 2-2 महीने हो जाएंगे जब आपने सूरज की रोशनी नहीं देखी, और क्या अच्छा खाना पीना होता है वो आपने नहीं खाया, शादी ब्याह क्या होता है वो आपने नहीं देखे, दिवाली कैसे मनाते हैं वो आप भूल गए, और 1 साल 2 साल हो गए एक कमरे में बंद हो, और जब रिजल्ट आता है और आप बन जाते हो और आपको कोई माइक दे करके एकदम पूछ ले अब कैसा लग रहा है आपको, आप क्या बोलना चाहते हैं, इच्छा होती है उसको पीट दें सबसे पहले क्या बोलना चाहते हैं तेरे को 2 मिनट में सब बता दें, हमने क्या पापड़ बेले हैं वो तेरे को क्या समझ में आएगी। बहुत कुछ होता है जीवन में परिवर्तन, आप ऐसे बैठे बिठाए नहीं बन जाएंगे, बदलाव आएंगे, भयंकर बदलाव आएंगे, जबरदस्त बदलाव के बिना आप नहीं बन पाएंगे। और आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये इतना कोई हमको नहीं करना, तो फिर आप बनेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। 20 साल बाद 30 साल बाद कई चपरासी होंगे या फिर अपना ही कोई बिजनेस कर रहे होंगे, किसी दुकान में बैठे होंगे, ग्राहकों का इंतजार कर रहे होंगे। और दुकानें भी कितनी चल पाएंगी जब ऑनलाइन शॉपिंग इतनी होने लगी है। सोचिए, मॉल हो गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, आने वाले समय में और भी चीज़ें। आपकी दुकान से कौन क्या लेने वाला है, उसको जो चाहिए वो ऑनलाइन शॉपिंग से घर पे पैक करके घर पे दे जाएगा। वो कैश ऑन डिलीवरी होता है, ऐसा भी नहीं कि पैसे खा गया कोई सामान नहीं भेज रहा है। कितनी सुविधाएं, आने वाला समय और कितना खतरनाक आने वाला है, टेक्नोलॉजी और कितनी विकसित होने वाली है, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, व्यापार में क्या संभावनाएं होंगी, मैन्युफैक्चरिंग में क्या संभावनाएं होंगी। चाइना जो है किसी चीज़ को 2 मिनट में कॉपी कर लेता है, सेम डे कॉपी करता है, आप क्या बना लेंगे उसके बराबर, क्या करता होगा चाइना। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो जितने लोगों से कुछ बनवाता है उनको लास्ट में गोली मार देता होगा, तभी तो इतना सस्ता पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या उसके पास बहुत है। निर्माण करो, चलो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाओ। अब जब मैन्युफैक्चर्ड हो गया
क्योंकि वो तो क्लोज सिस्टम है ना चाइना, तो उसके अंदर झांक करके तो आप देख ही नहीं सकते। और वो तो बोलता भी है कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन राइट्स को और मानवता को बचाए रखने के लिए हमको शॉर्ट टर्म जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना पड़ेगा। उसकी तो थ्योरी यही है और यही डेवलपमेंट का उसका आधार है। अब आप कंपटीशन कैसे कर लोगे, क्योंकि आप तो मानवाधिकार का बचा के रखे हुए हो। 8 घंटे जैक मा बोल रहा था अभी कि अगर आपको नौकरी करना है, हुआवाई वाला बोल रहा था कि नौकरी करना है तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा, आलोचना हुई थी ना उसकी। और भारत में मानवाधिकार वाले आ जाएंगे 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं लेगा, तो फिर कंपटीशन कैसे करोगे। और महिलाएं क्या करेंगी, घर में रहेंगी, खाना बनाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी काम करने के लिए। मैं कुछ भी कर लूँगा, रात दिन एक कर लूँगा, लेकिन तुमको बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पुरुष तो ये बोलते हैं। तो 50% जनसंख्या तो घरों में बैठ के खाना बनाएगी, बाकी लोग 8 ही घंटा काम करेंगे। और 8 घंटे में से भी कितना करते हैं आपको पता है कि 8 घंटा भी ईमानदारी से करेंगे कि नहीं। और एक वो चाइना है जो सब लोगों को बोल रखा है कि आप जाओ और काम करो। तभी तो हमने 100 करोड़ के आसपास के मोबाइल खरीद लिए 2018 में, 100,000 करोड़ के। कितनी भयंकर चीज है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या उठ पाएंगे, व्यापार हम क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आपको फर्स्ट लेवल पे, यानी अगर आप शूद्र हैं तो ब्राह्मण बनने का मौका है। और अगर आप बिल्कुल लोअर स्टेटा में हैं सोसाइटी के, बिल्कुल आप बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल निम्न वर्ग में आते हैं, तो आप उच्च वर्ग में पहुंच सकते हैं। सिविल सर्विसेज वाले मौका दे रहे हैं आपको। एक डेडिकेशन की जरूरत है। सिर्फ यूपीएससी ये मौका देता है भारत में निम्न वर्ग में से उच्च वर्ग में पहुंचाने का, सीधा सीधा बाईपास सब कुछ। कोई मध्यम वर्ग, उच्चतम मध्य, उच्च मध्य वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम उच्च वर्ग में पहुंच जाओगे। इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे तमीज से बात करेंगे, पॉलिटिशियंस आपसे तमीज से बात करेंगे, एकदम ऊपर पहुंच जाओगे। पर करना क्या पड़ेगा, इतना आसान है क्या। तो करना ये पड़ेगा कि एक समर्पण लाना पड़ेगा एक, और वो वातावरण हम लोग यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा इतनी है कि अगर आपका सामर्थ्य है, आप डेटा यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमारे जो माध्यम हैं उन माध्यमों को आप भी थोड़ा सा फैलाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज़ तो हम लोग तो कुछ मांगते नहीं आपसे, बस ये थोड़ा सा एक बात आपसे कहनी रहती है, ये बताते भी रहते हैं समय समय पर रिज़ल्ट नहीं आते हैं, और बाकी लोगों के रिज़ल्ट आते हैं। तो आज हमने ये बात बताई और साथ साथ आपके समस्याएं भी जो है वो छूने की कोशिश मैंने की। और ये मोटिवेशनल लेक्चर तो नहीं बनाना चाहता था मैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ मोटिवेशन भी आएगा। अब जो जागृत हैं और जो संवेदनशील हैं उनको तो आएगा, और जो नहीं है उनको कभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। अब इतनी अच्छी मार्मिक बात पे भी यदि नहीं आ सकता, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी शक्तियाँ जो है आपको जागृत कर पाएंगी। और अपदीपो भव, जो माँ बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। तो अपना दीपक स्वयं बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कोई आपका उत्थान करने के लिए नहीं आएगा, आपको स्वयं अपना उत्थान करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। बाकी ध्यान रखिए 3-4 चीज़ें हैं बड़ी खतरनाक है भारत में। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भारत में कमज़ोरों का कोई साथी नहीं है। असफल होना भारत में पाप है। अगर आप असफल हुए तो ऐसा लगेगा जैसे आपने पाप कर दिया। सारे लोग आपकी आलोचना करने पे उतर आएंगे। भारत में, यूएस में और कई देशों में एक अलग तरह का ट्रेंड है। जो व्यक्ति असफल होता है उससे पूछा जाता है कि आप असफल क्यों हुए, आखिर क्या हो गया था, और उससे शिक्षा लेते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने अपनी असफलता के कारण हमें बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी, हम ये गलती नहीं करेंगे। और उसका सम्मान भी करते हैं कि आप असफल हुए, कोई बात नहीं, अब क्या है कि ठीक है आपसे गलती हुई, लेकिन आप अपने अनुभव हमें बताइए। और उसका सम्मान भी होता है, उसको पापी नहीं माना जाता। भारत में असफल व्यक्ति को पापी माना जाता है, ध्यान रखिए। अगर आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर हैं तो थोड़े दिन आपका इलाज कराया जाएगा और
कुछ दिन जो है आपके घर वाले आपका ख्याल भी रखेंगे, धीरे धीरे जब डॉक्टर मना कर देगा अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, तो हो सकता है आपके कमरे में कोई ना फटके। इस धरती पर स्वयं को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, ध्यान रखिए। आपकी अकेले की जिम्मेदारी है, अकेले की, कि आप इस धरती पर बने रहें। आपका नज़दीकी से नज़दीकी व्यक्ति भी आपसे नफरत करने लगेगा यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और डॉक्टर ने कह दिया आप ये ठीक नहीं हो सकते। कई लोग मरने की कामना भी करते हैं। और श्राद्ध वाले दिन तस्वीर उतारी जाती है, ध्यान रखिए, कोई याद नहीं करता, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप बहुत कमाऊ हैं और पूरे घर का खर्च आपकी वजह से चल रहा है तो आप सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं, क्योंकि वो अभाव आएंगे, दिक्कत आएगी, आर्थिक रूप से स्ट्रगल होगा, तो आपकी याद आएगी वो होते तो कमा के देते, आज हम ये खा रहे होते, हम ये पी रहे होते, आज हमारे पास ये होता। लेकिन अब वो चले गए, अब क्या है, तो उसको याद किया जाता है। लेकिन यदि आप कुछ करते नहीं थे और आपकी स्थिति ठीक नहीं थी तो आपको याद नहीं किया जाएगा। श्राद्ध किसका है कई बार भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है। श्राद्ध होते हैं हिंदुओं में, उन दिनों में तिथि आती है तो उस व्यक्ति का फोटो उतार करके साफ करके उसको माला चढ़ाई जाती है और उसको कुछ खाने पीने का रखा जाता है उसके नाम का। अदरवाइज किसी को याद भी नहीं आती। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत स्पष्ट है इस दुनिया का फंडा, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें। दुनिया वाले लोगों ने कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखा है, बिल्कुल स्पष्ट है। स्वस्थ रहिए, अपने बलबूते पे स्वस्थ रहिए, इसलिए रोज़ व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुपाच्य खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, खास करके शाकाहारी बने रहिए। GO 6 वाली वो जो रिपोर्ट देखोगे उसमें शाकाहारी बनने के लिए कहा गया है। देखी किसी ने रिपोर्ट? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक की। दुनिया को शाकाहारी बनना पड़ेगा, नहीं तो आप सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर को खाएंगे तो रेड मीट के ऊपर और उसके ऊपर जिंदा रहेंगे तो आप भोजन श्रृंखला को, बहुत बड़ी भोजन श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन ज़्यादा होगा, इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, अगर उसको आप फूड के तौर पे लेते हैं, यानी कि आप शाकाहारी हैं, तभी ये पृथ्वी बच पाएगी। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग से बचाए रखने के लिए UNFCCC और IPCC और ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले हैं, ये सब शाकाहार की प्रार्थना करने वाले हैं, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो एक्ट बनाने वाली हैं। ध्यान रखिए। तो खुद का ख्याल रखिए सबसे ज़्यादा। और ये जीवन बड़ा संक्षिप्त है, बीमारियां बहुत हैं, इन्फेक्शंस बहुत हैं, इम्यूनिटी कम हो चली है और चारों तरफ कई प्रकार के स्वास्थ्य के शत्रु हैं। तो स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना है और खुद को ही रखना है। थोड़ा बहुत रो लेंगे, करीबी लोग थोड़ा सा रो लेंगे बस, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं लोग। बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा, गरीबी बहुत बड़ा पाप है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भी लोग साथ छोड़ देंगे और आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। और यदि आप गरीब रहे तो कोई सहायता नहीं करेगा, ध्यान रखिए। अच्छे अच्छे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, उनको मालूम है आएगा तो पैसे मांगेगा, उसके पास कुछ है नहीं और हम देना नहीं चाहते। अपना दिखावा करने के लिए दान दे देंगे, क्लब की सदस्यता ले लेंगे, महिलाएं महिला मंडल की सदस्यता ले लेती हैं, है ना, BC चढ़ा लेते हैं और किटी पार्टी में चली जाती हैं। पुरुष जो हैं वो कहीं क्लब ज्वाइन कर लेते हैं और सोसाइटी में दिखाने के लिए चंदा दे देंगे, समाज में चंदा दे देंगे, अपने पिताजी के नाम से स्कॉलरशिप शुरू कर देंगे, दान देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन होता है। लेकिन उस गरीब रिश्तेदार को नहीं देते, ध्यान रखिए, बल्कि वो आता है तो उससे कन्नी काटते हैं, पलायन कर जाते हैं। क्यों? ये मैं सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी और ये कटु अनुभव हैं जीवन के। इसलिए पढ़िए और अपनी स्थिति को सुधारिए, स्वास्थ्य को भी सुधारिए, गरीबी में जाने से खुद को रोकिए। और सिविल सर्विसेज मौका दे रही है आपको एकदम उच्च वर्ग में पहुंचने का।
हायर क्लास में पहुंच सकते हैं आप। यानी हम मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की बात नहीं कर रहे, एक दो कार की बात नहीं कर रहे, 3-3 4-4 कारें खड़ी रहेंगी आपके सामने। और फिर उसके बाद क्रय क्षमता भी होगी। अगर आपसे कोई कहे कि ये 3 कार हैं, ये तो अगले महीने हो जा रही हैं और आप वहाँ जा रहे हैं 2 महीने के लिए, तो ये कार भी हो सकता है हटानी पड़े, तो कोई नहीं, कल एक नई कार खरीद लेते। मतलब आपके पास होगा, आप कार खरीदना, मकान खरीदना, मतलब चुटकियों का काम होगा। यानी फ़ोन पे बोल देंगे, अरे भाई एक मकान देख लेना, वो थोड़ा सा खरीदना है, और व्यवस्था हो जाएगी और सब हो जाएगा। बैंक वाला अपने आप घर पे लोन देने आ जाएगा, नहीं तो आप चक्कर काटते फिरिए। बहुत बड़ी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके साथ कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होने वाला है जीवन में, यदि आप बन गए तो। आपके माता पिता के सपने, आपके रिश्तेदारों के सपने, आपकी जाति के लोग जो इतने आपसे अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि हमारी जाति में से कोई भी इतना बड़ा आदमी उठ करके नहीं खड़ा हुआ, आप पूरे जाति के लिए एक सिंबल बन सकते हैं, प्रतीक बन जाएंगे आप कि हमारे समाज का। कई लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते हमारी जाति से आईएएस बनने वाला एकमात्र आदमी, हमारी जाति से आईपीएस बनने वाला एकमात्र आदमी, ये इस बार जो सिलेक्ट हुआ है, पूरा जाति का नाम रोशन करते हैं आप, पूरे समाज का। और इतनी फैन फॉलो, आप जिनको नहीं जानते वो बोलेंगे अरे बेटा तुम नहीं जानते, हम तो तुम्हारे खास रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पिताजी और हम तो साथ साथ खेले हैं, तो तुम बहुत छोटे थे तब मैं आया करता था फलाना, अरे मैं तो तुमको कब से जानता हूँ। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको आश्चर्य होगा। और अगर आप उधार मांगने की स्थिति में हैं, गरीब हैं, फिर ध्यान रखिए आपका करीब से करीब रिश्तेदार भी हो सकता है वो घर में हो, आपको मना कर सकता है, कह दो उससे मैं नहीं हूँ यहाँ, और आपको उसका हाथ हिलता हुआ नजर आ जाएगा खिड़की में से, या उसके फ़ोन जब बज जाएगा एकदम से तो वो बात कर रहा होगा अंदर से। आत्मा पे जो चोट लगेगी ना, तब समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है। ये सब परिस्थितियों से बचना है तो अपने ऐशो आराम को त्यागिए, अपने अहंकार को त्यागिए, अपने ईगो को रखिए ताक में, विनम्र बनिए, श्रद्धावान बनिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। परिस्थितियाँ अपने आप उलट जाएंगी और पासा ऐसा उल्टेगा कि जय जयकार होगी आपकी। अदरवाइज कुछ नहीं होना है, ये सब स्वप्न है। केवल आते जाते रहने से, आपने स्कूटी उठाई, बाइक उठाई, आ गए, क्लास में आ गए, कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। न जाने कितने बच्चे हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं, हम देखते हैं कई सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई कहाँ काम करता हुआ दिखता है, कोई कहाँ, कोई छोटा सा कंपाउंडर है, कोई छोटा सा चपरासी है, कोई कहीं टीचर है, कोई पटवारी लगा हुआ है। ठीक है, वो अपने हाल में मस्त है, ऐसा नहीं कि उसके बच्चों की शादियां नहीं होगी, उसका खुद की शादी नहीं होगी, या उसका मकान नहीं बनेगा, वो भी मकान बनाता है, वो भी शादी करता है, उसके भी बच्चों की शादियां होती है, सबके साथ होगा, आप में भी सभी सबके साथ ये सब चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ों, ये तो दैनिक क्रियाकलाप है। लेकिन जो सपना आपने एक उम्र में संजोया है, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आप कहीं बैठे हों, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं आया था, नहीं तो हम आज कुछ और होते। अब आपके पास तो ये बहाना नहीं होगा, और आपने तो ये वाला लेक्चर सुन लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई ऐसा बहाना बचा है। इसका मतलब आने वाली असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। और हमारी इच्छा है कि ये वाली बात आप और लोगों तक भी पहुंचाइए। वैसे मैं जो आपसे आज ये जो अभी पिछले समय में मैंने 1-1.5 घंटे में जो भी आपसे बात की है, ये मेरा सबसे फेवरेट फील्ड है। मोटिवेशन देना, बच्चों को ऊंचा उठाना, उनकी सोच को बहुत आगे ले जाना, मरे हुए व्यक्ति में प्राण फूंकना। ऐसे ऐसे लोग जो ज़िंदगी से पूरी तरह से निराश हो गए थे और उन लोगों में प्राण फूंके गए और वो आईएएस बन गए, और वो आज बोलते हैं कि सर उस दिन आपने ये नहीं बताया होता तो हम नहीं बनते, क्योंकि हम बैठे हुए थे और हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं बता भी गया, क्योंकि मुझे फिर फीडबैक भी आता है। इसलिए मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप में से बन ही जाएंगे, या मैं निराश हूँ, या मेरा फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, या मेरा यूट्यूब पे बहुत वीडियो नहीं देख रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मुझे जो है मौसम की पहचान है, मुझे उन हवाओं की खुशबू, उन मानसून की जो नमी है उसका एहसास हो रहा है, और आप मुझे फर्टाइल ज़मीन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा किसान वही होता है जो समय पे बीज को फेंक दे,
मौसम की चाल को समझ जाए और बीज को फेंकने से डरे नहीं। अब ये रिस्क होती है, कई बार किसान जो है बीज फेंक देता है और बारिश होती नहीं है तो बीज खराब भी हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा बदकिस्मत किसान नहीं हूँ। मुझे मिनिमम फसल जो मिलनी चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से वो मुझे मिलती है। नहीं तो मोदी जी जैसा कोई आदमी आएगा और किसान सम्मान निधि तो दे ही जाएगा ठीक है, तो हो जाएगा कुछ न कुछ। तो बड़े शुभकामनाओं के साथ, बहुत मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने अंदर के व्यक्तित्व को जिंदा कीजिए और लक्ष्य से भटकिए मत। और छोटी परीक्षाओं का लक्ष्य मत रखिए, यूपीएससी का रखिए, बड़ी परीक्षाओं का रखिए। छोटी मोटी अपने आप मिल जाएगी, नहीं तो वहाँ जाकर के फिर पछताना पड़ेगा, फिर आपको लोग पढ़ने नहीं देंगे। छोटी नौकरियों में लोग पढ़ने नहीं देते। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो बहुत जलन करने वाले, आपका बॉस भी आपको नहीं पढ़ने देता, मौका ही नहीं देता आपको पढ़ने का, है ना। तो बहुत दिक्कत आती है और प्रगति से सभी जलते हैं। तो बहुत दिन हो गए थे आपसे इस प्रकार की बात नहीं की, शायद आपको अच्छा लगा होगा। चलिए शांति दो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु।